यहां तो खबर यह भी आ रही कि रूस ने यूक्रेन पर 150 से अधिक मिसाइलें दाग दी हैं। बिल्कुल शिवांकर, ये सच हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 दिन में, देखिए वीकेंड पिछले 5-6 दिन पहले रूस की जो मिलिट्री प्रोग्रेस थी ग्राउंड के ऊपर, जो उनकी लगातार आगे बढ़ना था वो काफी हद तक रुक गया था और ऐसा प्रतीत होता था, ये पेंटागन के एनालिस्ट का एनालिसिस है कि शायद रूस एक ब्रेक ले रहा था, उनकी फोर्सेस रीग्रुप कर रही थी ताकि वो एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। तो 3-4 दिन तक लल था बैटल में, लेकिन परसों से हमने देखा है फिर से ऑफेंसिव शुरू हो गया है और रूसी फौजें लगातार आगे बढ़ रही हैं। और जब ये लल था 4-5 दिन का, उस दौरान चाहे फौजें ग्राउंड पे लड़ाई कम हुई हो, लेकिन लगातार रूस ने उनकी मिसाइल्स का हमला पूरे यूक्रेन में, खासकर सुमी, खार्किव और ओडेसा के एरिया में लगातार मिसाइल की बमबारी जारी रही है। तो जो ये एकाएक युद्ध में तीव्रता बढ़ाई गई है, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक लेना समझ में आता है, लेकिन जो तीव्रता बढ़ाई गई है इसके मायने क्या है? क्योंकि लोग तो ये कह रहे थे कि युद्ध लंबा चलता रहेगा। अब लंबा चलता रहेगा तो क्या वो इतनी इंटेंसिटी के साथ लंबा चलता रहेगा? तो फिर तो काफी नुकसान होने वाला जान माल का। देखिए शुभंकर, कहीं ना कहीं रूस जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उसमें खरा नहीं उतर पाया है और उनकी प्रोग्रेस उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुई है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, उन्होंने लुगांस्क प्रोविंस लगभग पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन दोनेत्स्क में अभी तक भी वो 70% एरिया से ज्यादा पे कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये प्रतीत होता है कि रूसी मिलिट्री को वो गेंस नहीं मिल रहे हैं जिसकी उनको उम्मीद थी, वो उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिसकी उनको उम्मीद थी। तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि अभी तो युद्ध सही मायने में शुरू भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट को पुख्ता करने के लिए अब ये जो फ्रेश ट्रूप्स आए हैं और जो अलग हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा को पूरा करने के लिए ये सब कार्रवाई थोड़ी तेज होती हुई नजर आ रही है। जी, एक खबर ये भी आ रही थी कि स्वीडन और फिनलैंड जो नाटो के सदस्य बनने वाले हैं उनको लेकर टर्की ने धमकी दी है। कहा कि हमने कुछ शर्तें रखी थी, उनके साथ शुरू किया था, अगर ये शर्तें नहीं मानेंगे तो फिर इस प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। अब क्योंकि ये भी अप्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध से जुड़ी हुई खबर है, इन दोनों का नाटो में शामिल होना, तो ये खबर कितनी अहमियत रखती है इस युद्ध के लिहाज से? शुभांकर, देखिए जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जब प्रेसिडेंट एर्डोगन और प्रेसिडेंट पुतिन मिलेंगे ईरान में, तो ये एक मुद्दा भी उनकी बातचीत में पक्का शामिल होगा। और देखिए एक प्रक्रिया है नेटो देशों की, नेटो देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब तक सभी देशों की सहमति नहीं हो जाती, जब तक सभी देशों की पार्लियामेंट किसी नए मेंबर के एक्सेशन को रेटिफाई नहीं कर देती, तब तक कोई नया देश नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। अभी हमने देखा 1 महीने पहले स्वीडन और फिनलैंड ने एप्लीकेशन दी है नेटो में एक्सेशन के लिए। तुर्की ने उसका एक सशर्त जो है एक्सेप्ट किया था। उन्होंने काफी लंबी बातचीत चली थी स्वीडन और फिनलैंड के साथ में। बड़ी मांग तुर्की की ये थी कि वहां फिनलैंड और स्वीडन ने काफी सारे कुर्दिश लोगों को शरण दे रखी है, पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है, और तुर्की का मानना यह है कि ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं और इन कुर्दिश लोगों को वहां शरण ना दी जाए, इनको वापस एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए तुर्की के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में इन देशों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करेंगे, जो हमारे कानून है उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एर्डोगन को ये एक आश्वासन भी दिया था कि वो इन लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, और उसी के मद्देनजर जो है प्रेसिडेंट एर्डोगन राजी हो गए थे कि इन देशों को जो नाटो का सदस्य बन सकते हैं, प्रोसेस शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक रेटिफिकेशन नहीं हुआ है और जब तक रेटिफिकेशन नहीं होगा ये किसी भी तरह से सदस्य नहीं बन पाएंगे। तो जरा ये बताइए कि अगले हफ्ते या महीने भर में हम इस युद्ध से जुड़ी क्या बड़ी चीजें देख सकते हैं, क्या बड़ी अपडेट होने वाली है इस युद्ध के नजर, जो उस पर हमें नजर या दर्शकों को नजर बनाए रखना जरूरी होना चाहिए? देखिए शुभांकर, मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि ये जो युद्ध है एक तरह से एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। अब यहाँ जो फ्रंट लाइन्स हैं वो बहुत धीमी गति से आगे या पीछे मूव करेंगी। यूक्रेनियंस भी कोशिश कर रहे हैं काउंटर अटैक्स लॉन्च करने की नए हथियारों के साथ में। यूक्रेनियंस ने यह भी दावा किया है कि वो 2 लाख के लगभग नए सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे और वो इस युद्ध में उसको 2 लाख 10 लाख 1 मिलियन ट्रूप्स वो रिक्रूट कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त अमेरिका के द्वारा, पोलैंड के अंदर और अमेरिका और कनाडा के अंदर भी। और जब ये नए ट्रेन सोल्जर्स आएंगे इतनी बड़ी संख्या में और नए हथियारों के साथ में, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों के साथ में, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो काउंटर अटैक्स हैं यूक्रेन फौज के रूसी हेल्ड टेरिटरी के ऊपर, उनमें इजाफा होगा। इसके साथ साथ रूस का हमें दिख रहा है कि
उनकी जो ग्राउंड एक्शंस हैं, ग्राउंड फोर्सेस के ऑफेंसिव हैं, वो काफी तेज हो गए पिछले 2 दिन में। कहीं ना कहीं पुतिन की ये मंशा पूरी करने के लिए कि हमें जल्दी से जल्द दोनबास के बचे हुए इलाके पर कब्जा करना है, और हम यही 2 एक्शंस आने वाले हफ्ते में देखेंगे। शुभांकर जी।